नमस्कार, मैं हूं अनीता और आदिवासी डेली में आज आपको दिखाएंगे दादर और नगर हवेली में हजारों आदिवासियों ने क्यों किया प्रदर्शन। कर्नाटक में आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव पर हरकत में आई बोम्मई सरकार। त्रिपुरा में सदन के पहले दिन टिपरामोथा का वॉकआउट और कोक बोरोक भाषा के स्क्रिप्ट को लेकर प्रदर्शन। इसके अलावा भी आदिवासी भारत की कई बड़ी खबरें और मुद्दे होंगे शामिल। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दादर और नगर हवेली में सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी, अनुसूचित क्षेत्र और वनाधिकार के लिए निकाली रैली। कर्नाटक में विपक्ष के दबाव में झुकी सरकार, SC/ST आरक्षण पर केंद्र को भेजा प्रस्ताव। त्रिपुरा में आदिवासी नेता अनिमेष देव वर्मा बने लीडर ऑफ अपोजिशन। पहले ही दिन टिपरा ने किया सदन से वॉकआउट। त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के स्क्रिप्ट को लेकर प्रदर्शन। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ने रखी रोमन स्क्रिप्ट की मांग। ओडिशा में कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की मौत, कुपोषण खत्म करने के लिए 250 करोड़ के प्रावधान का दावा। असम में धर्मांतरण के खिलाफ रैली, दिसपुर रैली में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा। MBB पोल में SC/ST प्रमाण पत्र की जांच के मामले में एफिनिटी टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है दादर और नगर हवेली से। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में हजारों आदिवासियों ने आज रैली निकाली। आदिवासी संगठन जंगल जन जीवन आंदोलन ने इस रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन करने वालों का दावा है कि इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें भी थीं। रैली का आयोजन करने वालों ने यह भी बताया कि प्रशासन ने इस रैली को रोकने का भरपूर प्रयास किया। इस सिलसिले में प्रशासन ने 2 बार इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस रैली के जरिए ये मांग की गई कि दादर नगर हवेली के आदिवासी इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, साथ ही दादर और नगर हवेली में बन रहे वन्य जीव अभयारण्य को रद्द किया जाए। आदिवासी समुदायों के सामूहिक वन अधिकार के लंबित मामलों को तुरंत स्वीकार किया जाए। और अब चलते हैं कर्नाटक में SC/ST आरक्षण के मामले पर आखिरकार राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज ही दिया। इससे ये साफ लगता है कि राज्य की बीजेपी सरकार को मजबूत विपक्ष के सामने झुकना पड़ा। विपक्ष के हमले के बाद गुरुवार को कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और रोजगार में संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत आरक्षण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। बसवराज बोम्मई सरकार ने एक कदम तब उठाया जब सोमवार को केंद्र ने कहा था कि आरक्षण पर उसे कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। संसद में JDS सांसद हसन प्रज्वल रेवन्ना के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री A नारायण स्वामी ने ये जानकारी दी थी। इसके बाद राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि बीजेपी SC/ST और OBC के हितों के प्रति गंभीर नहीं है और केवल झूठे दावे कर रही है। इतना ही नहीं, शुक्रवार यानी आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ चलो राजभवन रैली भी निकाले। विपक्ष ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों को धोखा दिया है। दरअसल केंद्र के जवाब के बाद बसवराज बोम्मई के उस बयान पर सवाल खड़े हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिसंबर 2022 में ही राज्य विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने से जुड़े विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। इस बिल के तहत अनुसूचित जाति के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। इसके साथ ही आरक्षण का कुल कोटा 56% पर पहुंच गया। कर्नाटक में इस साल मई में विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव होने हैं। विधानसभा की 36 सीटें SC और 15 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं।
राज्य में करीब 7% आबादी अनुसूचित जनजाति समुदाय और 17% आबादी अनुसूचित जाति से है। ऐसे में दोनों पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर SC/ST वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और अब कर्नाटक से चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में जनजातीय समुदाय की पार्टी टिपरामोथा के वरिष्ठ विधायक अनिमेष देबबर्मा को आज विधानसभा में नेता विपक्ष चुन लिया गया है। टिपरामोथा त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अनिमेष देबबर्मा ADC यानी त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर थे। वो पहले एक बार विधायक रह चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें विधानसभा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दरअसल त्रिपुरा में नवगठित राज्य विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। हालांकि पहले ही दिन सदन में हंगामा भी देखने को मिला। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरामोथा के विधायकों ने सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नाराजगी जताई और सदन से वॉकआउट कर दिया। इन 13 विधायकों ने अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा भी नहीं लिया, जिसके चलते सत्तारूढ़ बीजेपी IPFT गठबंधन के उम्मीदवार को आसानी से जीत हासिल हो गई। गठबंधन की उम्मीदवार बिस्वा बंधु सेन को 32 वोट मिले। वो अब राज्य विधानसभा में स्पीकर चुन लिए गए हैं, जबकि विपक्षी कांग्रेस और CPIM गठबंधन के उम्मीदवार गोपाल चंद्र राय को सिर्फ 14 वोट मिले। आपको बता दें 60 सदस्यों वाले त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के 32 विधायक हैं, तो टिपरामोथा पार्टी के 13, CPIM के 11 और कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। और अब त्रिपुरा विधानसभा से ही एक और बड़ी खबर। राज्य में कोक बोरोक भाषा की स्क्रिप्ट को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ की जनजातियों की मातृभाषा कोक बोरोक है। इस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प है कि वो चाहे तो बांग्ला स्क्रिप्ट या फिर रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल परीक्षा में कोक बोरोक लिखने के लिए कर सकते हैं। हालांकि टिपरामोथा इस भाषा की रोमन स्क्रिप्ट पर जोर दे रहा है। शुक्रवार यानी आज टिपरामोथा के स्टूडेंट विंग टिपरा स्टूडेंट फेडरेशन ने त्रिपुरा विधानसभा के बाहर कोक बोरोक भाषा के स्क्रिप्ट को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट फेडरेशन की मांग है कि इस भाषा की स्क्रिप्ट रोमन ही रखी जाए। दरअसल हाल ही में त्रिपुरा में 10वीं की परीक्षा में कुछ स्कूलों ने छात्रों को बांग्ला स्क्रिप्ट में ही लिखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद टिपरा स्टूडेंट फेडरेशन ने इस पर नाराजगी जताई थी। TSF ने इस मामले पर त्रिपुरा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन भी सौंपा था। तब बोर्ड ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया था। हालांकि अब TSF का कहना है कि बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने साफ कहा कि ये हमारी भाषा है, हमारा अधिकार है। ऐसे में जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। So you see in the 17th in the Tripura board examination, हाल ही में सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे कुछ स्टूडेंट्स को कोक बोरोक बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखने के लिए फोर्स किया गया। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब हमने इस सिलसिले में बोर्ड के चेयरमैन को मेमोरेंडम दिया तो उन्होंने हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। यह हमारी पहचान का सवाल है, यह हमारे प्राइड का सवाल है और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपनी भाषा की क्या लिपि रखें, ये हम ही तय करें। और आज यही बताने के लिए हम ये बैनर लेकर यहाँ विधानसभा पर आए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हम संघर्ष करते रहेंगे। तो त्रिपुरा की राजधानी में आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। उधर ग्रेटर टिपरालैंड के मामले पर भी कुछ हलचल नजर आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि त्रिपुरा में संवैधानिक समाधान के मुद्दे पर वार्ताकार की घोषणा 27 मार्च को होगी। ये जानकारी खुद टिपरामोथा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने ट्वीट कर दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोन पर बात हुई थी,
जिसके बाद कल शाम को टिपरा चीफ ने इस पूरे मसले पर असम के मुख्यमंत्री और नेडा के संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर अपनी बात रखी। प्रद्योत माणिक्य ने एक ट्वीट में कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस मामले की तात्कालिकता के बारे में गृह मंत्री को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, हम त्रिपुरा के जनजातीय लोगों की समस्या के एक सम्मानजनक संवैधानिक समाधान में रुचि रखते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में वादे के अनुसार शुरू हो जाएगी। और अब ओडिशा से बड़ी खबर। ओडिशा के जाजपुर जिले में कुपोषण से मौत का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक बांकू हेम्ब्रम अपनी पत्नी तुलसी हेम्ब्रम और 9 बच्चों के साथ गांव में रहते हैं। खबरों के मुताबिक उनके 2 बेटों में से एक की कुछ दिन पहले कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई। वहीं उनकी एक बेटी की भी हालत गंभीर है। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका परिवार सिर्फ पानी, चावल और नमक खाकर गुजारा करता है। जाजपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा, हमारे यहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र है, लेकिन समस्या ये है कि लोग कुपोषण से अनभिज्ञ है और अस्पताल नहीं आना चाहते। इसलिए हम जल्द ही एक जागरूकता कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, 2016 में कुपोषण के कारण 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद जाजपुर जिला सुर्खियों में आ गया था। हालांकि सिर्फ जाजपुर ही नहीं, ओडिशा के बाकी जिलों में हालात इसी तरह के हैं। ओडिशा के 12 जिलों में 6 महीने से 5 साल के बच्चों के बीच कुपोषण की दर राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस श्रेणी के बच्चों की कुपोषण दर 67.1% है, जबकि ओडिशा के 12 जिलों में कुपोषण की दर 70% से ज्यादा है। ये 12 जिले हैं अंगुल, बलांगीर, बौद्ध, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, सोनपुर और सुंदरगढ़। देश के आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। ओडिशा में खासकर हालात गंभीर बने हुए हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान का दावा किया है। ये जानकारी राज्य महिला और बाल विकास मंत्री बसंती हेम्ब्रम ने दी। उन्होंने बताया कि ओडिशा सरकार 2023-24 से 2027-28 की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और आखिर में चलते हैं असम। देश के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार उछालने की कोशिश की जा रही है। असम में धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। अब धर्मांतरण के खिलाफ रविवार यानी 26 मार्च को चलो दिसपुर रैली निकाली जाएगी। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में JDSSM के असम प्रदेश सह संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुबांग ने कहा कि जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए पिछले कुछ सालों से कोशिश की जा रही है। इस रैली के जरिए धर्मांतरण को रोकने के लिए साल 2023 में संविधान के अनुच्छेद 342 के भाग 2 में संशोधन के लिए बिल संसद में लाने की मांग की जाएगी। इस दौरान जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने कुछ मांगे भी सरकार के सामने रखी, जिसमें धर्मांतरण बंद करने, जनजाति धर्म संस्कृति की रक्षा करने, धर्मांतरित जनजाति लोगों के नाम को ST सूची से बाहर करने, धर्मांतरित जनजाति व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देने, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को ST आरक्षण का कोई लाभ ना मिले जैसी मांगे शामिल हैं। आपको बता दें, राज्य की कुल जनसंख्या का 12.45% आबादी अनुसूचित जनजाति से है। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की जांच के मामले में एफिनिटी टेस्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यानी कोई व्यक्ति अपने समुदाय के रीति रिवाजों या जीवन शैली का पालन करता है या नहीं, ये उसकी जाति या जनजाति तय करने का फाइनल आधार नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का ये जरूरी फैसला है क्योंकि इससे पहले सर्वोच्च अदालत के 2 अलग अलग फैसलों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 65% लोगों के मुताबिक जो रीति रिवाज या जीवन शैली का पालन नहीं करता वो आदिवासी नहीं है, जबकि 32% के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, तो वहीं 3% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? किसी व्यक्ति को आदिवासी मानने के लिए एफिनिटी टेस्ट अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हुए ये कहा, यानी किसी व्यक्ति को आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति का सदस्य मानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अपने समुदाय की जीवन शैली और रीति रिवाजों का पूरी तरह से ही पालन करता हो। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जांच समिति उसी सूरत में एफिनिटी टेस्ट के लिए कह सकती है जब मामला सतर्कता सेल को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी जांच समिति किसी मामले को सतर्कता सेल में भेजेगी तो उसके लिए ये बताना अनिवार्य है कि उसके सामने मौजूद साक्ष्यों पर उसे भरोसा क्यों नहीं है। देश के आदिवासी समुदायों के बारे में ये बात सच है कि अभी भी उनकी बड़ी आबादी दूर दराज के जंगलों में रहती है, लेकिन इन समुदायों के कुछ लोग धीरे धीरे मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज का हिस्सा भी बन रही है। उनमें से कुछ लोग कामकाज के सिलसिले में कस्बों या शहरों में आकर बस रहे हैं। जब ये परिवार अपने पैतृक स्थान से दूर हो जाते हैं तो उनकी जीवन शैली में बदलाव लाजमी है। इस स्थिति में उनके जाति प्रमाण पत्र को अगर एफिनिटी टेस्ट के आधार पर परखा जाएगा तो इस तरह के परिवारों या व्यक्तियों के लिए खुद को आदिवासी साबित करना लगभग असंभव हो सकता है। इस सूरत में ये परिवार या व्यक्ति इन समुदायों को बराबरी का मौका दिए जाने के लिए किए गए प्रावधानों से वंचित हो सकते हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदिवासियों के पर्व सरहुल के बारे में। आज प्रकृति का पर्व सरहुल झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल 2 शब्दों से बना है, सर और हुल। सर मतलब सरई या सखुआ फूल, हुल यानी क्रांति। इस तरह सखुआ फूलों की क्रांति को सरहुल कहा गया। मुंडारी, संथाली और हो भाषा में सरहुल को बा या बाहा परब, खड़िया में जाकोर, कुड़क में खद्दी या खेखेल बेंजा, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली भाषा में इस पर्व को सरहुल कहा जाता है। 3 दिनों तक चलने वाला ये पर्व उपासना के साथ शुरू होता है। अखाड़ा में पहान के द्वारा विधिवत पेड़ के नीचे 2 घड़ों में पानी भरकर रखा जाता है। फिर दूसरे दिन पहान के द्वारा घड़ा देखकर तय हो जाता है, बारिश का अनुमान लगाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी शहरों में सरहुल पर्व के अवसर पर कई शोभा यात्रा निकाली गई। सरहुल में प्रचलित है नाची से बांची, यानी जो नाचेगा वही बचेगा। इसमें पूरे झारखंड में जगह जगह नृत्य उत्सव होता है। महिलाएं लाल पाढ़ साड़ी पहनती हैं। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। चूंकि ये पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। खुशी और उल्लास के इस त्योहार में गांव के सभी आदिवासी इकट्ठा होकर मांदर की थाप पर जमकर नृत्य करते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को सरहुल पर्व की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रकृति के पर्व सरहुल की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व मानव और प्रकृति के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है और सभी को प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। सरहुल का ये त्योहार सभी नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।